जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास ROA री एग्जाम, यूपीपीएससी प्री 2024, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम है, सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहां पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। बस आपको छोटा सा बात याद रखना है कि वहां पर एक कूपन कोड GYANSIR ये अप्लाई करना है। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले जो पहली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने भारत के नक्शे के बारे में पढ़ा था और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे ये पॉइंट दिए गए, इसको हम लोगों ने देखा था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक का डेटा देख रखा था। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे, देखिए दिया है यहाँ पर कि भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7%। आपको याद रखना चाहिए। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ये जनसंख्या घनत्व क्या है, अर्थात अगर पूरे भारत को किलोमीटर और व्यक्ति के हिसाब से बांटा जाए तो 1 वर्ग किमी में 382 व्यक्ति आएंगे। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, 27.7%। अब यहाँ पर देखिए, भारत में कुल पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 81.14% पुरुष साक्षरता होगी, है ना। इसके बाद देखिए, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य पीछे हम लोगों ने देख लिया था मैप में। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस चीज को आप यहाँ पर याद करने से ज्यादा बेहतर है कि आप मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ये रेखा कर्क रेखा है ना, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा पर 8 कौन कौन से राज्य आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, पहला राज्य गुजरात दिख रहा है, गुजरात के बाद ये राजस्थान का थोड़ा सा एरिया यहाँ पर है ना। राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश तीसरा हो गया, फिर इसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड चौथा हो गया। देखिए ये झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप यहाँ पर मैप से भी देखकर याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक एक करके रटिएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं फिर आगे। देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि जो कर्क रेखा है इस पर 8 राज्य किस प्रकार से स्थित है, तो आपने इसको देख लिया। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर पॉइंट दिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है डेटा, भारत का क्षेत्रफल एवं उसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने पीछे देखा था कि 32 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर है और इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में भी हमने पीछे पढ़ रखा है। यहीं से जुड़े कुछ तथ्य दिए। देखिए भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी, और देशांतर कौन सा है, पूर्वी। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ पर देखिए दिया क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 मिनट से उत्तर से लेकर 37.6 मिनट उत्तर अक्षांश में है। देखिए अब यहाँ पर यही देखिए, जबकि देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर कितने, 68.7 मिनट पूर्व से लेकर 97.25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए कर्क रेखा की बात करेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांट दिए। मुख्य भूभाग को दक्षिण पूर्व में, देखिए भूभाग को दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो देखिए यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है कि अगर बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और वहीं पर लक्षद्वीप की बात करेंगे तो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्या है, आप इसको यहाँ पर मैप में फिर से देख लीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए
ये भारत के इधर का जो एरिया है, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये मतलब ये पूरा भारत का भूभाग है। यहाँ पर इसके इस तरफ जो जल क्षेत्र है इसको बंगाल की खाड़ी कहेंगे, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसके बाद देखिए इस तरफ का जो एरिया है ये अरब सागर है ना, अरब सागर है। तो ये बताया जा रहा है कि जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। और वहीं पर अगर इसके नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर है, आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप इसको आसानी से समझ गए, है ना। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे क्या पॉइंट दिया गया, यहाँ पर दिया कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब हिमालय एक वलित पर्वत है। तो यही बात किया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम अर्थात भारत के उत्तर में वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। मतलब देखिए आपने भारत का मैप देखा होगा तो ऐसे चतुष्कोणीय बोला जाता है ना। तो यही कहा जा रहा है कि जो दक्षिण का भूभाग है ये उत्तर में क्या है, चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया। हिंद महासागर मतलब देखिए नीचे ये हिंद महासागर था। आप जब भारत के मैप को डिजाइन करेंगे, मान लीजिए ऐसे बनाएंगे, है ना, तो ये नीचे हिंद महासागर, जब हिंद महासागर की ओर जाएंगे तो सकरा मतलब कम चौड़ा होता चला गया। इसके बाद और चीजों को देख लेते हैं। देखिए इसके पश्चिम में अरब सागर है ना, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। देखिए पश्चिम मतलब इधर आपने देखा था अरब सागर था, इधर बंगाल की खाड़ी था और दक्षिण में हिंद महासागर है। उत्तर में कौन है, हिमालय है। आगे क्या बोला जा रहा है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिए ये कहा जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर मतलब भारत का जो अक्षांश है ये भी लगभग 30 है और देशांतर भी लगभग 30 ही है ना। फिर भी पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब भारत के मैप को अगर आप देखेंगे तो पूर्व पश्चिम में आपने देखा था ना लंबाई, है ना, ये ज्यादा था उत्तर दक्षिण के मुकाबले। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखिए अब अगर देखेंगे सबसे जो पूर्वी बिंदु था इसका नाम था कीबुथु, है ना। कीबुथु कहाँ पर था, अगर कीबुथु की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना, ये है। और गुजरात की बात करेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर सर क्रीक या फिर गोरमाथा, है ना, जिसे नारायण सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे पश्चिम में स्थित है ना। तो पूरब और पश्चिम के बीच में यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 घंटे का समय अंतराल है। ये समय अंतराल कैसे बनता है, देखिए आपने पीछे देखा था कि 1 डिग्री अगर 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, है ना, मतलब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, 120 मिनट लगेगा। तो 2 घंटे का समय डिफरेंस यहाँ पर मिल जाता है। फिर अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया, है ना। इसका मतलब ये जो 82 डिग्री 30 मिनट है इसको भारत का मानक यामोत्तर माना गया, मतलब यहीं से समय निर्धारण किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नैनी एक जगह वहां पर है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, मतलब अक्षांश का प्रभाव दिन और रात पर पड़ता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, अब दिया है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। ये तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। भारत से बड़ा कौन है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, इसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत है ना। देखिए अगर एक चीज और भी आप याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को है, कनाडा की ओटावा है, चीन की बीजिंग है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, ब्राजील का ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, है ना। इसके बाद भारत की राजधानी तो आपको पता ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब बताया जा रहा है कि भारत जो है विश्व का दूसरा स्थान है। अब देखिए ये डेटा चेंज हो चुका है, 2022 का नोट्स है ना, मतलब 2022 में इस बुक को डिजाइन किया गया था। तो अब की डेटा के हिसाब से देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश आपको दिखाई देगा, है ना। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से नापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मतलब देखिए अगर हम लोग एक ऐसे ये मान ले पृथ्वी है ना, यहाँ पर ये सेंटर वाली पॉइंट है, इसको विषुवत वृत्त है ना या भूमध्य रेखा या इक्वेटर नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर उत्तर से मतलब ऐसे जो रेखा खींचते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अक्षांश कहते हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अक्षांश रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। मतलब ये विषुवत रेखा हो गया, है ना। इसके समांतर जितनी भी रेखा खींची जाएगी अक्षांश रेखा होती है। देखिए अक्षांश रेखा के बारे में एक चीज और भी याद रखिएगा, ये एक पूर्ण वृत्त होता है और इसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है जो कि 111 किलोमीटर है। अब आगे देखिए अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये चीज हमने अभी पहले ही डिस्कस किया कि इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या दिया, विषुवत वृत्त है ना, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मतलब ये आपके पास ये पृथ्वी हो गया
ये विषुवत रेखा हो गया। इसके ऊपर जो है ना इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इसके नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश अच्छा ये हो गया है ना। देखिए यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल 89, क्योंकि यहाँ तक 90 डिग्री देशांतर मिलेगा है ना, तो 89 यहाँ पर रेखा मिलेगी, 89 नीचे मिलेगी और एक भूमध्य रेखा होगा है ना। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 18, देखिए यहाँ पर जोड़कर दिया है 179 है ना। इस प्रकार विषुवत रेखाओं की कुल संख्या 179 हो जाएगी और इनके बीच की दूरी 111 होती है। इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब आगे यहाँ पर क्या दिया, भारत भूपृष्ठ पर, देखिए यहाँ पे भ्री लिखा है, भू होगा, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरता है और यही मानक समय रेखा है, जो कि अगर भारत की समय रेखा की बात करेंगे तो ये इससे 5.5 घंटा आगे है ना। प्रधान यामोत्तर को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है ना। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती, इनकी जो दूरी है ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है और ध्रुवों पर सबसे कम होता है ना। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए बताया जा रहा है कि ध्रुवों से जब आप विषुवत रेखा पर आएंगे तो इनकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा कि इनकी विषुवत रेखा पर दूरी मैक्सिमम होती है और ध्रुवों पर मिनिमम होती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखिए विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किमी होती है ना, और जबकि ध्रुवों पर जाएंगे तो कम हो जाती है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देखिए एवं 68 डिग्री 7, अच्छा यहाँ पर ये अक्षांश की बात किया गया और देशांतर में कितना दिया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार देखिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इसके बाद देखिए ये उत्तरी दक्षिणी का मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पृथ्वी बना लिया है ना, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गया है ना। यहाँ पर ये 23.5 को कर्क रेखा कहते हैं और ये 23.5 दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। तो यही बताया गया कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच में, मतलब आप बोल सकते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये चीज हम लोगों ने पहले देख ही रखा है ना। अर्थात अब भारत की बात करेंगे तो भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। तो भारत की जलवायु की बात करेंगे तो ये आता दोनों में है, लेकिन इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। ये क्यों है इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये चीज याद रखने लायक है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है अपनी धुरी पर ये क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय एवं पश्चिम में सूर्यास्त होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा कि जैसे सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, मतलब सूर्योदय पूर्व में होता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग जितने भी ग्रह हैं उन सभी का घूर्णन जो होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट है, सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़कर के। ये 2 ग्रह कौन है, देखिए एक है शुक्र है ना, शुक्र का जो घूर्णन है ये उल्टा है। शुक्र के बाद आप देखेंगे दूसरा ग्रह है अरुण है ना, इसका घूर्णन उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब देखिए सभी जो ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। मतलब पता है अगर शुक्र पर जीवन हो जाए और शुक्र पर हम लोग रहने लगे तो वहां पर ये चीज हमें देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा है ना। तो ये जो कहावत है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा वो सत्य हो जाएगा दोस्तों, कहां पर, शुक्र पर जाकर के है ना, और अरुण पर भी जाकर के ये सत्य होगा। जितने भी ग्रह हैं, मतलब जो 8 ग्रह हैं उसमें से 6 ग्रह ऐसे हैं जिनका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिसके कारण वहां पर सूर्योदय पूरब में होगा और सूर्यास्त पश्चिम में होगा। लेकिन शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा। कारण क्योंकि उनका घूर्णन विपरीत है। तो चलिए बात की बात रही, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। चूंकि 180 देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में एवं पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर या प्रति मिनट
में 1 डिग्री देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपने आर्टिकल पढ़ा है इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा। इसमें साफ साफ सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का घूर्णन है अपनी धुरी पर, ये पश्चिम से पूर्व है, वेस्ट टू ईस्ट है। पहला पॉइंट यही कारण है, मतलब ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन के कारण ही जो सूर्योदय होता है, मतलब जो सनराइज है ये ईस्ट में होता है, और जो सनसेट है, जो सूर्यास्त है, ये वेस्ट में होता है, मतलब पश्चिम में होता है। ठीक, इसके बाद देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि जो 360 डिग्री देशांतर है ना, इसको पार करने में 24 घंटे का समय लगता है। अब जो देशांतर का बंटवारा है, मतलब 180 एक तरफ है, 180 दूसरे तरफ है, अर्थात 180 देशांतर को पार करने में 12 घंटे का समय लगेगा। और अगर 1 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो इसको पार करने में 4 घंटे का समय लगेगा। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर इसी चीज को दिखाया गया। देखिए अब सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा, अगर भारत की बात करेंगे, जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है किबुथु और जो सबसे पश्चिमी छोर है सर क्रीक या फिर गोरमाथा। अगर आप इन दोनों के बीच में समय का डिफरेंस देखेंगे तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है लगभग, है ना, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब सूर्योदय पूर्व से होता है तो किबुथु में सूर्य की किरणें सबसे पहले आ जाती है, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गोरमाथा अर्थात सर क्रीक पर आती है। तो इसमें 2 घंटे का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि भारत का ये जो देशांतर है लगभग 30 देशांतर है लगभग, इस वजह से एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगे तो 30 देशांतर को पार करने में 2 घंटे लगते हैं। इसी वजह से समय का डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पर देशांतर दिया भी गया है, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 97.25 है और यहाँ पर देखेंगे 68.7 है। आप इसको घटा के देख सकते हैं। देखिए 97.25 और 68.7। जैसे आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ये देखिए 16 हो जाएगा, 8 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 मतलब 28.55 अप्रॉक्सीमेट मतलब 29 के आसपास है। तो आप इसे 30 लगभग मान सकते हैं, यही कारण है। अच्छा देखिए पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि उत्तर से दक्षिण मतलब जो भारत की लंबाई ये कितनी है। देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ढक गया, देखिए ये 3214 किलोमीटर है। और यही पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। अगर भारत के मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत चीजें क्लियर होगी। देखिए भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी, है ना, पश्चिम में है अरब सागर, है ना, इसके नीचे हिंद महासागर है ना। यहाँ पर पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो देखिए पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, है ना, अफगानिस्तान यहाँ पर साइड में होगा। तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और दिया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप, यहाँ पर द्वीप रहेगा, में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो बस इतना याद रखिएगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे दक्षिणतम कहा जा रहा है, भूमि के बिंदु का नाम नहीं लिया जा रहा है ना। ये बताया जा रहा है कि ये कौन है, ये इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। और इसके अगर लोकेशन की बात करेंगे तो 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। इससे पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, ये भी याद रखना है ना। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, मतलब भूकंप आया था, तो ये क्या हुआ था, यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि 2004 के सुनामी में ये क्या हुआ था, ये डूब गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। ये चैनल की क्लास हम लोग जब आगे करेंगे तो विस्तार से समझेंगे, यहाँ पे समझिएगा। जैसे अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार ये रहा, है ना। इसके बाद इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको इंडोनेशिया देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इनके बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है ग्रेट चैनल। अब और आगे बढ़ेंगे। देखिए भारत के मुख्य भूमि की बात करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है, जिसे कि केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में। सबसे पश्चिमी बिंदु है गोरमाथा या फिर गुहार मोती, सर क्रीक, नारायण सरोवर, ये सब नाम दिया जाते हैं। और सबसे पूर्व की बात करेंगे तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। ये सब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या डेटा दिया गया, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री और मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल तथा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री हो गया, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री हो गया, है ना। इसके बाद लिटिल अंडमान और निकोबार ये 10 डिग्री चैनल है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय, या फिर ऐसे याद रखिएगा डबल एम के बीच में 8 है, डबल एम मतलब मालदीव मिनिकॉय, है ना। फिर इसके बाद एमएल, है ना, एमएल
ml का मतलब है 9, है ना, 9 ml, आप ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते हैं, 9 ml, है ना। देखिए 8 mm 9 ml, है ना, इसके बाद एक बचेगा, है ना, 10 हो जाएगा, तो फिर मतलब लिटिल कार, बस इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। 8 mm जैसे ही बोलेंगे तो आपका दिमाग बताएगा क्या, मिनी काय और इसके बाद मालदीव, 8 डिग्री चैनल हो गया, है ना। इसके बाद 9 ml की बात करेंगे तो मिनी काय और लक्षद्वीप, है ना। लिटिल कार तो आसानी से याद हो जाएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 है ना। तो देखिए ऐसे, अच्छा इसका अगर ट्रिक सेट करना हो तो आप आसानी से एक तुरंत ट्रिक सेट कर रहे हैं, जैसे मान के चलेगा 8 मिमी का लड़का, है ना। ये मतलब ट्रिक का मतलब होता है कि एक फनी सेंटेंस जो आपके सेंटेंस को याद करा दे। 8 मिमी का लड़का, है ना, 9 ml, यहां पे 9 ml क्या लिखा जाएगा, मान के चलेगा 9 ml की दवा लेकर या दवा लेने 10 लिटिल कार से गया, है ना। ये देखिए तुरंत सोच करके बनाया गया ट्रिक है, ऐसा नहीं कि पहले से रटा रटा है। तो बस ऐसे देखिए 8 mm का लड़का 9 ml दवा लेने 10 लिटिल कार से गया, आसानी से सेट हो जाएगा। 8 mm मतलब मिनी काय और इसके बाद मालदीव, ठीक है, 8 डिग्री चैनल हो गया। 9 ml मतलब 9 डिग्री चैनल क्या हो जाएगा, देखिए लिटिल अंडमान, मतलब एल से लिटिल अंडमान, माफ कीजिएगा, एल से लक्षद्वीप और एम से क्या हो जाएगा, मिनी काय, और दवा लेने गया कितना, मतलब 10 लिटिल कार से, तो लिटिल अंडमान और इसके बाद कार निकोबार। ये तुरंत बनाया गया दोस्तों। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप और भी सोच के बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही है। अब देखिए बात करेंगे सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश भी हम पहले ही समझ चुके हैं। देखिए भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार, श्रीलंका। जो मालदीव और श्रीलंका कहा जाता है समुद्री है, मतलब पूरी तरह से समुद्र से घिरे हुए हैं, तो इसको यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। आप स्किप का मतलब जो भूमि के क्षेत्र की बात किया जाएगा तो ये 7 याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कई बार इनको क्या होता है ना कि इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है कि आप इसको सीक्वेंस में लगाइए किसकी सीमा सबसे लंबी है। तो वहां पे आपने एक ट्रिक्स पढ़ा होगा, बचपन में MBA किया, बचपन, और देखिए BA, देखिए बांग्लादेश, चाइना, है ना, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, म्यांमार, भूटान और इसके बाद अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की, और ये सीक्वेंस ऐसे चलता रहता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि किस दिशा में, तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर में चीन और नेपाल है ना, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान है, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, जबकि उत्तर पूर्व में भूटान है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर डायरेक्शन की बात करेगा तो आसानी से क्लियर कर लेंगे, ये तो आप मैप से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा प्राकृतिक मानव निर्मित, मतलब देखिए पाकिस्तान की सीमा और बांग्लादेश की सीमा की बात करेंगे तो ये मानव निर्मित है। इसके बाद जबकि अन्य 6 देश, अफगानिस्तान, देखिए चीन, है ना, नेपाल, भूटान, म्यांमार की सीमाएं जो है प्राकृतिक है ना। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का नाम ले लिया गया तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि 5 ही बचेगा ना, पाकिस्तान और आपने बांग्लादेश को पहले से अलग कर दिया, तो 5 जो बचेगा यहाँ पर 5 आएगा, है ना। 5 सीमा जैसे अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ जो सीमा है प्राकृतिक है। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मानव निर्मित क्यों है, क्योंकि ये भारत के ही अंग थे। 1947 पहले क्या था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और फिर बाद में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बना है ना। अब इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, भारत के उत्तर की बात करेंगे तो हिमालय है ना, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं यही सब। देखिए भारत की सीमा कौन निर्धारित करता है, अगर आप देखेंगे तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर, जो भारत की सीमाओं को निर्धारित करता है। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित मतलब देखिए यहाँ पे ये खुद से बनाया गया एक सीमा है। देखिए अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। तो भारत की सीमा आपने पढ़ा होगा माउंटबेटन योजना की बात, है ना। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होती है, मतलब जो लाइन है, उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे इंडिया और चाइना की बात करेंगे तो मैकमोहन लाइन है ना। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया कि समुद्र पार भारत की सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। मतलब समुद्र के बाद जैसे आप देखेंगे ना, देखिए भारत के मैप में भी श्रीलंका को ऐसे दिखाया जाता है, तो श्रीलंका है ना, जो एक पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो ये याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब जल संधि होता है ना। ये तमिलनाडु से अलग होता है। जब बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई है ना
64 से लेके 137 किमी तक, ये पाक स्टेट की बात की जा रही है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, पाक जल डमरू जो कहा जाते हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के नाम पे इसका नाम रखा गया है ना। इसके बाद और देखेंगे, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। मतलब भारत और म्यांमार की बात करेंगे तो अराकान योमा है ना, ये म्यांमार में हिमालय का नाम है, नागा, पटकाई ये सब स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। ठीक, तो यहाँ तक की क्लास दोस्तों हम लोगों ने किया। इसके आगे और बढ़ेंगे तो अगली क्लास में और आगे बढ़ेंगे। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप